नमस्कार रंजना मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल। आप बताएं। बिल्कुल बढ़िया मैम। स्कूल में हैं आप अभी शायद? हाँ, मैं स्कूल में हूँ। अच्छा। तो अभी हमारे पेरेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो हाँ जैसे जी। ही सभी लोग ज्वाइन करते हैं तो हम वेबिनार स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की वेबिनार फ्रूटफुल रहे, पेरेंट्स को कुछ अच्छा सीखने को मिले। बिल्कुल मैम, ये तो हम खुद भी जानते हैं कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपसे बात करके हमें बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑन दिस संडे एंड इट्स रियली गुड टू सी यू। थैंक यू। सो काइंड ऑफ यू। डियर पेरेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आप चैट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं नमस्कार। आपका संडे कैसा रहा, होली कैसी रही। क्योंकि होली वाले संडे पे हमने वेबिनार रखा नहीं था, क्योंकि एक बहुत अपने इंडियन कल्चर का काफी बड़ा फेस्टिवल है, तो ऐसे में सभी इंजॉय करते हैं घर पे, तो इसीलिए हमने उसको शिफ्ट करके आज के लिए किया। हाँ, वो त्योहार था उस दिन। हाँ, क्योंकि होली दिवाली ये दो तो काफी बड़े त्योहार है, सभी लोग बड़े त्योहार इकट्ठे है। भी होते हैं। फैमिली जिनकी बड़ी, जैसे मेरी फैमिली में है कि मोस्ट ऑफ द लोग बाहर रहते हैं, जो कोई अलग अलग जगह रहते हैं, तो होली दिवाली ऐसे ओकेजन होते हैं जहाँ पे सब एक साथ गैदर हो पाते हैं। हाँ, यही है त्योहार, हमको वजह से थोड़ा सा रंग जीवन में और भर जाता है, वरना तो मोनोटोनियस लाइफ बिल्कुल होती है। यही है जो हमें एक दूसरे से जुड़े रखते हैं, हमें हमारी जड़ों से जुड़े रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। कैसी रही पेरेंट्स, आप भी बता सकते हैं आपकी होली कैसी रही। रिएक्शन बटन से बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जाकि सभी लोगों ने काफी एंजॉय किया है फेस्टिवल पे। होली तो वैसे भी रंगों का त्योहार है, तो ये शायद मनाया हम बहुत सब जगह अलग अलग रीजन से मनाते हैं, बट एक कॉमन जो चीज है वो कि सभी की जो रिश्ते हैं उनमें खुशियां लौट आती है, रंग लौट आते हैं। और हम तो सेलिब्रेट इसी को करते हैं, हैप्पीनेस को। वेबिनार के पीछे भी कहीं ना कहीं जो इन डेप्थ जो पर्पस है, वो भी यही है कि हम इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कर सके, हम कलर्स जीवन में रंग भर सके अपने एक्सपीरियंस से, और खुशियों को ला सके, जो सही मायने में खुशी है उसको समझ सके। हाँ, एक दूसरे से जुड़ सकें, एक दूसरे से अपने अनुभव साझा कर सकें, कुछ हमारी गलतियों से सीख सकें, कुछ हम उनके अच्छे एक्सपीरियंस से सीख सकें। वेबिनार है इसी का नाम। हाँ, और इसी जो आज का वेबिनार है वो तो काफी स्पेशल भी है, क्योंकि इसका थीम ही हमने ये रखी थी कि कई बार ऐसा होता है कि हर एक्सपीरियंस हम इंडिविजुअली नहीं ले सकते, तो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द वेबिनार नाउ, and once again I welcome all the parents to join us today and be here with us, and we are forever grateful to have you in our family. And so today's speaker is very special, our senior faculty Ranjana Mathur ma'am, and she has done नमस्कार। her double MA in political science and English. And रंजना मैम काफी समय से इस टीचिंग के फील्ड में है, आज उन्हें लगभग 47 वर्ष हो चुके हैं टीचिंग के फील्ड में। और 47 वर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में एक काफी बड़े आंकड़े हैं। तो डेफिनेटली आपको अपने एक्सपीरियंस से आज आपको हम आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और श्योर कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं दे देती हूँ कि आई एम किरण गोदारा एंड आई एम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एट यूरो इंटरनेशनल स्कूल, और मैं पीजीटी साइकोलॉजी भी हूँ। और हम हर बार मिलते रहते हैं, पेरेंट्स तो मोस्टली जानते होंगे कि हर संडे को वेबिनार है वो हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो
चलिए शुरू करते हैं। रंजना मैम का आप सभी जानते हैं। मैम, वुड यू लाइक टू वेलकम और वुड यू लाइक टू ग्रीट आवर पेरेंट? नमस्कार एवरीबॉडी। मैं आपसे पहले बहुत बार मिल चुकी हूँ और जितने पेरेंट्स यहाँ हैं मोस्टली मुझे अच्छे से जानते होंगे वो लोग। टीचिंग फील्ड में काम करते हुए मुझे काफी टाइम हो गया, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगी कि एज ए पेरेंट्स आपसे कुछ बात कर सकूं, कुछ बता सकूं जो शायद आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव लेकर आए, आपको अपने बच्चों के साथ और नजदीक लेके जाए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम हमारे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अपने आप को किस तरह से मोल्ड करें। आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वो अपने अनुभवों के जरिए आपसे शेयर करूं। बिल्कुल मैम। तो शुरुआत करने से पहले मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि रंजना मैम दो बहुत ही खूबसूरत बेटियों की माँ है और अब तो ग्रैंड मदर भी है, एक बहुत ही खूबसूरत से बहुत ही प्यारे से बच्चे की। तो एज ए पेरेंट भी आपकी एक काफी लंबी जर्नी रही है टीचर होने के साथ साथ में। तो हम चाहते थे कि कोई ऐसा हमारे साथ जुड़े जो इन सारी दोनों चीजों को हमें इक्वली बैलेंस बना के उसके बारे में बता सके, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से काफी एक्सपेक्टेशंस होती है, जो कि वैलिड भी है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के थ्रू अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे होते हैं उनके भी अलग अलग हो जाते हैं। उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट की भी चांसेस हो जाते हैं, क्लैशेस होते हैं बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में इंटरेस्ट को लेके, कि किसी का किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, या फिर जहाँ आपने ऐसी कोई सिचुएशन फेस करी हो, कि हम कैसे ऐसी सिचुएशंस को डील कर सकते हैं और हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए। हाँ, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि माँ बाप की प्लानिंग शुरू हो जाती है। उसे इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, उसको कहाँ पढ़ने भेजना है, कोई कंसर्न नहीं कि बच्चा बड़ा होकर क्या चाहेगा। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन कई बार ये नॉर्मल सी चीज, कई बार ये हमारा प्यार बच्चे के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, पेरेंट्स भी पहचाने कि बच्चे की रुचि किन चीजों में है, और साथ ही साथ ऐसा एनवायरमेंट बना के रखें कि बच्चा बोल सके कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। जनरली देखा गया है कि एकेडमिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं पेरेंट्स। उन्हें लगता है यही एक चीज है जिसमें एक्सेल करके हम लोग अपने बच्चे को कहीं ऊंचाइयों पर देख पाएंगे। और लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट और होता है बच्चा एकेडमिक्स में पुअर होता है, लेकिन वो पेरेंट्स चाहते हैं। मैं आपको अपनी मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, शुरू में डांस में अच्छी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं इंटरेस्ट सिंगिंग में डेवलप हो गया। और ये एक मैं अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी कमी मानती हूँ कि मैंने 14 से 16 विद्यापीठ से म्यूजिक ग्रेजुएशन किया है एडिशनल, लेकिन उसके बाद मैं ये चीज भूल गई कि मेरी बच्ची ही फील्ड में इंटरेस्टेड हो सकती है। मेरा पूरा फोकस था कि वो 95 से 100 के बीच में कहीं आनी चाहिए, और बहुत बार इस चीज के लिए मतलब स्ट्रिक्ट भी हो जाती थी। तो हुआ ये कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं आई कि वो मुझे ये बोल सके कि मम्मा मुझे अपना करियर इसमें भी परस्यू करना है। और नतीजा ये हुआ कि ना 95 प्लस आए और ना ही अपना पैशन फॉलो कर पाए। तो जरूरी है पेरेंट्स समझें इस चीज को और बच्चे को अपना वो पैशन फॉलो करने दें, उसको वो एनवायरनमेंट दें, उससे खुलकर बात कर सके इस बारे में। और अगर बच्चा घर में इस बारे में बात नहीं कर पाता या जी अपने इंटरेस्ट नहीं बता पाता, तो बाहर कहीं नहीं बोल पाएगा। ये घर एक ऐसी जगह है जो उसे वो कॉन्फिडेंस देगी, जो उसे अपने जी को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करेगी।
और अगर वो है तो साथ में एकेडमिक्स में भी अच्छा निकल, लेकिन अगर उसे दबाओगे तो एकेडमिक्स भी कहीं ना कहीं दबेगा। ये तो एक बहुत ही बड़ी लड़ाई है, आपने एक बहुत बड़ी बात हमारे साथ में शेयर करी। खुद म्यूजिक में आपने ग्रेजुएशन करी थी, फिर भी आप इम्प्रेस नहीं, कि शायद आपको कहीं ना कहीं वो अभी भी खटकती होगी बात बहुत की, मैंने खटकती है। क्यों अपनी बच्ची को समझ नहीं पाई मैं। हाँ, वो चीज मतलब मेरा फोकस पूरी तरह से एकेडमिक्स पर था कि बिलो 98 तो मुझे चाहिए ही नहीं था, और उसके लिए मैं किसी हद तक उसके साथ स्ट्रिक्ट थी, तो बेचारी वो बच्ची बोल ही नहीं पाती थी। तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स। मुझे ये जानना है कि हमारे साथ जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, क्या उनके पास में कोई ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस या ऐसी कोई बात हुई है जहाँ पे उन्होंने शायद सिमिलर कोई गलती करी हो, कि हम खुद खुद से एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती है कि हाँ हम ये एक्सप्लोर करें, ये चीज सीखें, और जब बच्चों की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं बायस्ड टू एक्सपीरियंस आते हैं। तो पेरेंट्स बता सकते हैं कि आपके साथ में या फिर आपके आसपास में आपके पढ़ाई हो, हाँ, वो रिएक्शन जरूरी बटन पे है बता कि सकते हैं या फिर। हाँ। अगर है पेरेंट्स के पास तो आप अपने ऐसे अनुभव जरूर सबसे शेयर करें और सबको बताएं कि नहीं, एकेडमिक्स अकेला ही नहीं, उसके साथ अगर दूसरी चीजें हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दूसरा इंटरेस्ट एकेडमिक्स से ज्यादा भारी पड़ता है, तो उसे परस्यू करने दें साथ साथ में उसे। काफी बड़ी लर्निंग है ये, कि और आज के टाइम में तो मैं कहूंगी कि इसको समझना बहुत जरूरी भी है। तो जब हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कि इतना जब हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते एकेडमिक्स में, हम क्लास में भी देखते हैं, आप तो टीचर रही हैं, मैं खुद पढ़ाती हूँ बच्चों को साइकोलॉजी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है स्कूल्स में, स्कूल सेटिंग में, क्लासरूम में, कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते एकेडमिक्स से। कुछ एक बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और मेजॉरिटी आर एवरेज इन द। बट यहाँ पे जो हम अभी बात कर रहे थे, आपने जो बताया कि मेरी थी कि 98 से नीचे नहीं आने चाहिए, तो ऐसी बहुत सारे पेरेंट्स मैं मिलती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक काउंसलिंग सेशन में देखा था कि एक बच्चा था मेरे पास में काउंसलिंग के लिए, तो उसको ये था कि वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, कोई भी दूसरी एक्टिविटीज नहीं करता है, वो किसी भी तरीके की एक्टिविटीज में इंडल्ज ही नहीं होता। रीजन भी कि उसके पेरेंट्स के स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस है कि भाई एकेडमिक्स में अच्छा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बच्चे का जो आईक्यू लेवल है या फिर बच्चे की जो एकेडमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो एक अबव एवरेज है, नो डाउट, बट इतनी भी नहीं है कि वो 98 स्कोर कर सके। और वो उसकी एप्टीट्यूड में नहीं आता, कि उसका एप्टीट्यूड इतना ऑप्ट नहीं है कि वो 98 या 90 वो स्कोर कर सके। वो डिसेंट स्कोर करता है 80 के आसपास। लेकिन यहाँ पे बच्चे के अंदर डर बैठ गया कि मेरे को एकेडमिक्स की एक्सपेक्टेशन है, जब तक मैं पेरेंट्स की फुलफिल नहीं करूंगा तो मेरे पेरेंट्स खुश नहीं होंगे मुझसे। अब ना तो वो दूसरी चीजें एक्सप्लोर कर पा रहा है जो उसके इंटरेस्ट है, और ना ही वो एकेडमिक्स में अच्छा कर पा रहा है। तो आपका क्या मानना है कि एकेडमिक्स को कितनी प्रेफरेंस देनी चाहिए, जो परसेंटेज है वो कितना मायने रखते हैं? किस आपका क्या मानना है एज ए टीचर भी और एज ए पेरेंट भी? एक चीज मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि अपने बच्चे को हमेशा 90 से 100 वाली रैंक में ही ना देखें, वहां देखें, साथ साथ ये भी देखें कि अगर उससे नीचे है तो इट्स ओके। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि वट एवर वी आर टीचिंग इन द क्लासेस, जो पढ़ाया जा रहा है, जो एकेडमिक्स में है, दैट इज ओनली अ पिज्जा मिक्स। वी कैन नॉट एंजॉय पिज्जा विदाउट टॉपिंग। टॉपिंग्स के बिना पिज्जा किसने एंजॉय किया? और ये जो टॉपिंग्स हैं, ये लाइफ स्किल्स हैं। जरूरी है कि बच्चा मार्क्स के साथ साथ इन लाइफ स्किल्स को सीखे कि कैसे वो एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को बैलेंस करता है, कैसे वो लोगों से मिलता है, कैसे उनसे बातचीत करता है, कैसे गिरकर बच्चा उठ रहा है। ये सारी लाइफ स्किल्स मार्क्स के साथ साथ जरूरी है, और ध्यान दीजिए इन स्किल्स को डेवलप करने में। एकेडमिक्स में अगर वो थोड़ा कम भी है तो चल जाएगा, लेकिन अगर उसके पास ये लाइफ स्किल्स नहीं है तो इट इज नॉट इजी फॉर देम टू सर्वाइव। बहुत जरूरी है
मैं बहुत छोटा सा बड़ा मजाकिया सा वाकया आपके यहाँ, एक प्रोफेसर किराए पे रहा कर हाँ जी। एंड बहुत स्टूडियस थे। बुआ जी ने बताया कि जो है उन ये कहीं गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो कुछ है, बात नहीं करता था, वो किसी से बात नहीं करता था। वो आया, आई सॉ दैट पर्सन केम विद अ पीस ऑफ ब्रेड, उसके हाथ में ब्रेड का एक हम्म। पैकेट था, हाँ एंड जी। डायरेक्टली विद दैट पैकेट ही वेंट टू द टॉयलेट। तो ऐसा गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनाना हमको, जिसको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में नहीं पता, जिसको लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं पता। जरूरी है बच्चा इन चीजों को सीखे। बच्चा 90 से 100 में ना हो चलेगा, बच्चा सरवाइव करना जाने, बच्चा अपने लिए एक समाज में एक अच्छी जगह बनाना जाने, बच्चा अपनी इंपॉर्टेंस पहचाने, बच्चा जाने कि मुझ में क्या है, मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। तो केवल मार्क्स के पीछे मत भागिए, ये दूसरी लाइफ स्किल्स बच्चे में डेवलप होने चाहिए और उसमें हेल्प करिए। और वो जरूरी है जब पेरेंट्स अपनी मेंटेलिटी चेंज करें, जब पेरेंट्स रेडी होंगे इस चीज को मानने के लिए कि फर्स्ट बार में नहीं, सेकंड बार में है हमारा बच्चा। हाँ जी। ये तो हम जिस पर्पज से आपको हमारे वेबिनार में बुलाना चाह रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो फुलफिल ऑलरेडी हो चुका है, कि आपसे हम आपके एक्सपीरियंस से लर्न करना चाह रहे थे। तो हाँ, मैं वो देखिए बताना आपने चाहूंगी, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं काफी खूबसूरत तरीके से समझाया। मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगी यहाँ कि मेरी छोटी बेटी जिसने काफी टाइम तक यहाँ यूरू में भी काम किया है, हाँ जी, तो उदिशा व्हेन शी मैम वाज हम इन सभी 10th तो जानते एक हैं। एवरेज स्टूडेंट थी 10th तक। एंड वन डे मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, शी शेयर्ड कि मेरे दीदी हैं, स्कूल में सीनियर है, एंड शी गॉट हम्म। 98 और आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, एवरीथिंग शी टोल्ड। एंड आफ्टर दैट शी सेड, लेकिन मम्मी पापा मुझसे मत उम्मीद करना कि मेरा इतना परसेंट आएगा। तो क्योंकि मैं पहले वाली में गलती कर चुकी थी कि मैंने उसे लिबर्टी दी ये कहने की कि ओके, देन शी टोल्ड कि व्हाट शी विल स्कोर, एंड एग्जैक्टली द सेम शी स्कोर, एग्जैक्टली। तो मेरे हस्बैंड ने एक ही चीज बोली कि ये बहुत बड़ी बात है कि उसको अपना पोटेंशियल पता था, उसे अपना पोटेंशियल पता था, और हमने उस वी वर ओके विद दैट। तो हमारा सपोर्ट जो था उसे आगे चलकर बहुत फ्रूटफुल रहा, वो बहुत पॉजिटिव वे में उसने काम किया। यूनिवर्सिटी में वो सेकंड टॉपर थी एकेडमिक्स। तो वेरी वेल मैम। एक्चुअली अभी आपने जो बात शेयर करी है उससे एक बहुत अच्छी लर्निंग, हम जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं बताना चाहूँ, तो होता क्या है कि जब हम बच्चों को एक स्ट्रिक्ट बाउंडेशन दे देते हैं उनके ऊपर कि आपको इतना स्कोर करना है, अगर हम खुद से सेट कर दे, सिर्फ स्कोर की बात नहीं है, अगर मैं बच्चे को बोल दूं कि भाई तुम्हें तो बास्केटबॉल टीम में जाना है, तो अब बच्चे का इंटरेस्ट तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं हो पाएगा कि उसको क्या चाहिए। हाँ, तो हमें ये स्पेस देना चाहिए बच्चों को। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पेरेंट्स मतलब अपने हिसाब से, हमें ये नहीं मिला, हमने ये नहीं किया, हम अपने बच्चे से करवाएंगे। नहीं, हाँ, ये गलत है, ये मेंटेलिटी गलत है, आप इसे चेंज करो। बच्चे को वो करने दो जो बच्चा चाहता है। ये तो फिर आपके जो एग्जाम्पल आपने दिया उसमें भी काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। उदिशा मैम को हम सभी जानते हैं, हमारे साथ में वो रहे हैं, उन्होंने काफी टाइम तक वर्क भी किया है, और शी हैज बीन अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, शी इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। But till तो 10th she was average. Till 10th she was an average student. आई थिंक आपकी जो लिबर्टी आपने उनको दी हाँ, उसके थ्रू वो एक्सप्लोर कर पाई खुद के जो इंटरेस्ट थे, खुद की स्किल्स को, और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि भाई मुझे, कई बार ऐसा होता है, ये हाँ, देखा जाता है बहुत सारे बच्चों के साथ में जब हम डील करते हैं, तो मैंने ये नोटिस किया अपनी प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में कि बच्चे जब उनके ऊपर इस तरीके की बाउंडेशन या स्ट्रिक्ट, हम उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो बच्चा है वो सिर्फ उस गोल को अचीव करने के पर्पज से ही पढ़ता है। अब मान लीजिए अगर मैंने अपने बच्चे को बोल दिया कि भाई आपको 80 से वो स्कोर करना है, तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करूँ,
और उसका क्या पढ़ने का मीनिंग ही क्या है, पर्पस क्या है कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, सोलर सिस्टम हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, तो बच्चा क्या करेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझेगा ही नहीं। उसका सिर्फ मकसद ये बन जाएगा कि मेरे तो मार्क्स इतने आने चाहिए, फिर वो रटेगा लिख के, जैसे भी उसको अनफेयर मीन्स भी यूज मेमोराइज करें। करेगा। यस यस। तो ये तो एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमें बच्चों को लिबर्टी देनी चाहिए, उनको एक्सप्लोर करने देना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को ढूंढे। इससे वो इनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस है वो भी डेवलप होता है। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की कि हम बच्चे को कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये एक सीखने वाली बात है कि जब हम बच्चे को थोड़ा स्पेस देते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का टाइम देते हैं, उसको प्रॉपर लिबर्टी देते हैं, तो बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस है वो भी डेवलप बच्चा, करता है। हाँ, निखरते रहता है बच्चा उसमें, क्योंकि वो विदाउट बिल्कुल। प्रेशर काम करता है। हाँ, और और उस शायद। हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का सपोर्ट उस चीज की। उसमें ये भी आता है कि बच्चे को पता है कि अगर मैं फेल हुआ या फिर सामने कोई भी चैलेंज आया, तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में खड़े हैं, वो मुझे ही रास्ता दिखाएंगे, वो मुझे संभाल लेंगे। लेकिन जब पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो बच्चा एक तो पहले से ही एक्सप्लोर कर रहा है, और डेफिनेटली वहां पे बहुत सारे रिस्क भी हो सकते हैं, डेफिनेटली कोई श्योरिटी नहीं है, अनसर्टिनिटी है। और ऐसे में उसको स्ट्रेस भी आता है, जहाँ पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले को लेनी है। तो अभी वो तैयार नहीं है, इतने हम इमोशनल रेगुलेशन बच्चों को इतना आता नहीं है इस उम्र में। तो वहां पे वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं कि एक तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एक उन्हें ये भी नहीं पता कि इफ देयर इज समवन हु विल गॉट देयर बैक, राइट। तो पेरेंट्स का जब सपोर्ट मिलता है तो उनको कहीं ना कहीं ये एक सेंस रहता है कि हाँ, वी विल बी सेव, वी विल बी एबल टू मैनेज दिस, और वो कॉन्फिडेंस भी आता है उनमें और वो अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो काफी अच्छे से आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया। तो अब जो बात आती है, जो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, वो ये है कि एज ए पेरेंट हम डे टू डे लाइफ में अपने बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, और उन बातों में कई बार ऐसा आता है कि हम बच्चों को ऐसे जता देते हैं, जाने अनजाने में भी जता देते हैं, और कई बार बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जताते हैं कि आपको हम इतने अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, इसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। आपको आज हम इतना अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं, इसके लिए हमें इतना परेशान होना पड़ रहा है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पेरेंट्स मेंशन कर देते हैं। मैंने देखा है, अपने आसपास भी देखा है काफी। आपने भी बिल्कुल डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस किया होगा, आपने देखा होगा, आप अपनी टीचिंग की जो जर्नी है उसमें काफी सारे पेरेंट्स से भी डील किया होगा आपने। तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत बार इस तरीके के सेंटेंसेस यूज करते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो इस बारे में आपका क्या मानना है कि कैसे डील किया जाना चाहिए बच्चों के साथ? ये बिल्कुल सही कहा आपने। जनरली होता है, बहुत बार पीटीएम्स में भी पेरेंट्स आकर कहते हैं, मैडम मैं तो सारा सब कुछ हम इसी के कारण यहाँ आके बैठे हैं। हमारा तो गांव में इतना बड़ा घर है, हम तो वहां रह हम्म। सकते थे, लेकिन यहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं। कई बार पेरेंट्स बच्चों को बोल देते हैं, हम मानते हैं लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं पेरेंट्स के। और लिमिटेड रिसोर्सेज में वो टॉप प्रायोरिटी अपने बच्चे को, उसकी इच्छाओं को, उसकी एजुकेशन को, उसके करियर से रिलेटेड और दूसरी चीजों को वो पहले इम्पोर्टेंट। और ऐसा करने में बहुत बार पेरेंट्स अपनी इच्छा मारते हैं। बहुत बार बहुत पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं। लेकिन किसने कहा आपसे ये कर? बच्चे ने नहीं। बच्चे ने नहीं कहा। हमारा प्यार था हमारे बच्चे के लिए, जिसने हमें हमारी प्रायोरिटी डिसाइड करने में हेल्प की। हाँ, मुझे मकान भी बनाना है और मुझे मेरे बच्चों को पढ़ने भी भेजना है बाहर। काम दोनों में से एक ही हो सकता है। बच्चे ने नहीं कहा आपसे कि आप अपना मकान रोककर मुझे पढ़ने भेजो। हमारी अंतरात्मा ने कहा, हमारे मन ने कहा कि हम पैसा बच्चे पर लगाए। तो फिर बच्चे पे कैसा एहसान? क्यों उसको ये बार बार जताना? क्यों उस प्यार को एहसान में बदलना और बच्चे पर एक प्रेशर डालना? बहुत बार ऐसा होता है कि हमने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज अपनी प्रायोरिटीज में कैंसिल किए और बच्चे पर लगा दिया वो पैसा। एंड सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता उस समय।
माना डिप्रेशन पेरेंट्स को भी होता है, लेकिन सोचो उस बच्चे पे क्या रही होगी। ऑलरेडी में है, क्योंकि हमने कह दिया कि भाई मेरे पास इतना ही पैसा था, मैं वो तेरे पे लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। बच्चा ऑलरेडी उस चीज को बैकअप द माइंड लेके चल रहा है, और ऐसे में अगर सक्सेस नहीं मिली तो बच्चा इतने बड़े गिल्ट में आ जाएगा। और ये एक साइकिल है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे अपने बच्चों पर। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और राइट। हमारे बच्चे अपने बच्चों के लिए करेंगे। सो क्यों जताना बच्चों को बार। अब वो एक तरह से ये कहेंगे कि पेरेंट्स अपनी तपस्या को बिल्कुल पानी कर देते हैं। आपने इतना कुछ लगाया लेकिन मुंह से बोल दिया, और फिर वो बार बार अगर आप बच्चे को बोलेंगे तो उस चीज की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाती है वैल्यू उसकी। कम हो जाती है। बच्चा एक गिल्ट में आ जाता है उस समय, और कई बार ये चीजें प्रेशर भी डालती है बच्चे पर। तो वो प्रेशर आपको पॉजिटिव वे में जाने से रोकता है बच्चे। बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को बहुत सोच समझ कर बोलें, बच्चे से बात करें तो बहुत सोच समझ के बात करें इन बात। ये एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि एक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो होता क्या है कि जो बच्चे हैं वो, हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको हाँ, जिस सांचे में ढालोगे उसी में ढल जाएंगे। तो अब ऐसा क्यों बोला जाता है? रीजन भी कि बच्चा जो है वो अपनी सराउंडिंग से सीखता है। ये फैक्ट है कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है। अब उसे जब वो पैदा होता है तो उसको बोलना नहीं आता, साउंड निकालने भी नहीं आते उसको। हम किसी चीजों का नॉलेज नहीं होता अपने एनवायरनमेंट की चीजों का। जैसे जैसे बड़ा होता है वो ऑब्जर्व करता है। अब यहाँ पे उसका साइकिल क्या है, उसका जो सर्किल है वो या तो पेरेंट्स है, या फिर हाँ, उसके फ्रेंड्स हैं, या फिर उसके टीचर्स हैं, स्कूल के अंदर जो उसका सर्किल है उसमें। अब यहाँ पे बच्चा किस तरीके से सीखता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीखता है, कि वो ऑब्जर्व करता है कि उसको क्या बातें बोली जा रही है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, पेरेंट्स तो शायद मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में, कि वो उन्होंने बच्चों को पाला है, तो उन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि आप अगर किसी, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरी बड़ी बहन है, उनकी एक बेटी है छोटी सी, अभी वो 2 साल की है, तो मेरा अधिकतर समय उसी के साथ में मैं स्पेंड करती हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है। तो वो अभी उस लर्निंग वाले स्टेज में। अब होता है क्या, उसको मैं जैसी भी बात बोलती हूँ वैसी सीखती हूँ। हम उसको जैसे ट्रीट करते हैं वो दूसरों को भी वैसे ही ट्रीट करती है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं बॉटल से पानी पी रही हूँ तो वो चाहेगी कि वो बॉटल से पानी पिए। वो हमेशा उसकी डिमांड होगी कि मैं बॉटल से पानी पीऊँ। तो इसलिए मैं उसके सामने कभी बॉटल से पानी पीती नहीं हूँ, मैं ग्लास लेके और ग्लास से पानी पीती हूँ, ताकि उसको लगे कि हाँ, अगर ये भी मेरे से इतनी बड़ी है और वो अगर ऐसा कर रही है तो शायद यही सही तरीका है। अब यहाँ पे इसको कनेक्ट में कैसे कर रही हूँ, कि अगर मैं ऐसे सेंटेंसेस बोलूं उसके सामने नेगेटिव, कि आप तो वर्थ इट नहीं हो, या फिर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, किसी भी बच्चे के सामने जब पेरेंट्स ऐसी बातें बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम कुछ इनपुट आउटपुट हमें नहीं मिल रहा जितना इनपुट हम तुम्हें दे रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या फिर इतने तुम्हारे लिए फैसिलिटीज ला रहे हैं, दिन रात मेहनत करता हूँ मैं और इतने पैसे लगा के तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि इस तरीके के सेंटेंसेस में तो पेरेंटिंग का सबसे बड़ा हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस आता है, वो आता है कि गैप क्रिएट हो जाता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। नहीं, एक चीज और है, आप देखिए, अगर आप जो कुछ बच्चे के लिए कर रहे हैं, आप उसको अगर ये जता रहे हैं कि आप एहसान कर रहे हैं, रिवर्स होके बुढ़ापे में वो चीज वापस आप पर भी आ सकती है। बच्चा आपके लिए करेगा बुढ़ापे में, तो वही एहसान वो आप पर करेगा। वो उस समय वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा फर्ज है, क्योंकि आपने वो चीज उसको सिखा दी है कि आपने जो कुछ किया वो आपने उस पर एहसान किया। तो कभी इस तरह से मत बोलिए बच्चे के साथ। क्योंकि आप प्यार करते हैं अपने बच्चे को, इसलिए आप कर रहे हैं उसको। तो ये चीजें आप मत बोलिए अपने बच्चे हाँ, को, ये उसको क्योंकि मत जताइए पेरेंट्स कि की बार बार। कॉन्शियस चॉइस है कि उन्होंने बच्चों के लिए खुद ही चूज किया है कि हाँ उनको बच्चे चाहिए, फिर उन बच्चों को वो बड़ा करते हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका फर्ज है वो। उन्होंने हाँ, कोई एहसान नहीं किया है। और अगर ऐसी बातें बोली जाती है तो बच्चा क्या करता है?
वो कई बार तो सुना भी होगा, बहुत सारे बच्चे हैं सामने भी बोलते हैं, वो ऐसा बोल हाँ देते हैं कि बिल्कुल बोलते आपने हैं। हमने आपसे मांगा थोड़ी था, हमने थोड़ी हाँ बोला हमारे लिए करो। हाँ, ऐसे बहुत बार होता सेंटेंसेस है। सुनने को मिलते हैं। वो होता है, वो चीज होती है, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे स्मार्ट है, वो उनको समझ में आता है कि भाई हमने तो मांगा ही नहीं, ना हमने कभी आपको बोला। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, मैंने ये नोटिस किया है मेरी प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल के हैं, और वो भी इस तरीके की बातें बोल जाते हैं कई बार जो हर्टफुल हाँ, होती है, जो हमें लगता है कि इतने छोटे बच्चे को दिमाग में इतनी नेगेटिव बात कैसे आ रही है, कि वो बोल देते हैं कहीं कि कहीं हमने थोड़े, डेवलप हो हाँ, सकते हैं। कि हमने थोड़ी बोला था कि हमें पैदा करो। तो ये शायद कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारे सेंटेंसेस के थ्रू ही बच्चा सीख रहा है, सीख और रहा है। वो लेटर ऑन हमारे ऊपर भी इम्पेक्ट डालेगा कि बच्चे का हमारी तरफ एटीट्यूड भी वैसा ही हो जाएगा नेगेटिव। कि अगर वो हमें, अगर आप बोलोगे बच्चे को कि मेरे को ये पकड़ा दो, तो भी वो एहसान की तरीके से अगर आपका काम करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं हाँ करेगा। बिल्कुल सही है, तो सही। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो पेरेंट्स, एज ए पेरेंट हमें समझने की जरूरत है कि हम बच्चे को क्या बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन का जो गैप है वो यहाँ से फिल भी किया जा सकता है, और अगर इसको ध्यान नहीं रखा जाए तो वो गैप बढ़ भी सकता है। दोनों बिल्कुल। पॉसिबिलिटीज है। तो एज ए अवेयर पेरेंट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ही एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन हमारे बच्चे के हाँ, साथ में रहे। होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसका रिस्पॉन्स भी आता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ जी। एक तो तरीका है, अब माँ ने झिल्ला के बोला, नहीं बनेगा मुझसे, आज बाहर से लेकर आ जाओ। एक माँ ने बच्चे को बैठा के कहा, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाहर से मंगवा लें खाना। तो बहुत फर्क होता है दोनों चीजों में। बच्चा समझेगा वाकई मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप बार बार झल्ला के इस तरह से बोलेंगे, तो वो चीज बच्चे को लगेगी नहीं, कहीं दिल पर जाए। सही बहुत, बात है। हर चीज में बहुत जरूरी है कि आप जब बच्चे से डील करें तो अपना टोन, अपने शब्द बहुत नाप तोल कर बोलें उन चीजों में। ये चीजें बहुत आगे जाकर पॉजिटिवली भी हेल्प कर सकती हैं, और बहुत बार बहुत नेगेटिवली भी इम्पैक्ट डाल सकती फॉर श्योर। ये तो शायद हम अपने डे टू डे लाइफ में ही देख भी लेते हैं, एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं कि कैसे तुरंत तुरंत इम्पेक्ट कर रही है वो बच्चे हैं। हाँ को। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आज के टाइम में मैम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो पेरेंट्स का भी कंसर्न है और बच्चों का भी कंसर्न है, बच्चे खुद भी आते हैं हमारे पास में कि मैम, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैम मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या इस सिचुएशन में। और आप मानेंगे नहीं, आज तक मैंने जितने पेरेंट्स से बात करी है, डेटा इतना ज्यादा चिंताजनक है। जब मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ, तो मैं जब डेटा के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे खुद को ऐसे लग रहा है कि कितनी गंभीर समस्या है। कि आज के टाइम में जब हम बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, तो 80 to 90% जो पेरेंट्स हैं, उनकी शिकायत यही रहती है कि हमारा बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है, हमारा बच्चा मोबाइल के साथ में ही लगा रहता है, पूरे टाइम अपना अधिकतर जो मैक्सिमम टाइम है वो मोबाइल पे स्पेंड करता है। ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न है। आज तक हमने बहुत सारे वेबिनार किए हैं, उसमें भी पेरेंट्स का सवाल जो आता है मैक्सिमम, वो यही है कि हाउ टू डील विद मोबाइल एडिक्शन ऑफ चिल्ड्रन। और when I communicate with parents in my practice as well, at that time also parents come with this concern ki how, what can we do if we feel like our child is mobile addicted। तो आपको क्या लगता है मैम कि ये जो मोबाइल एडिक्शन वाली प्रॉब्लम है वो जनरेट कहाँ से हुई है? ये कैसे हम अचानक से इतने मोबाइल एडिक्ट हो गए कि ये सबसे मेजर प्रॉब्लम कब बन गई पता ही नहीं चला। पहले फिर भी एकेडमिक्स की प्रॉब्लम आती थी, और दूसरी कि बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा ये नहीं करता, बच्चा वो नहीं करता। आज सबसे पहली प्रॉब्लम ही अगर कोई पेरेंट मुझे लिखवाता है तो वही यही लिखवाता है। आज तक मैं जब 80 to 90% डेटा की आपकी बात कर रही हूँ, तो ये सच में ऐसा है कि 80 to 90% पेरेंट्स मुझे ये लिखवाते हैं कि मैम, आवर चाइल्ड इज मोबाइल एडिक्टेड एंड वी डोंट नो हाउ टू डील विद इट। तो आपको क्या लगता है कहाँ से जनरेट हुई ये प्रॉब्लम और क्या कर सकते हैं हम? फर्स्ट, पेरेंट्स शुड काउंट देयर आवर्स दैट दे स्पेंड विद मोबाइल। पहले वो देखिए कितना टाइम वो खुद मोबाइल के साथ स्पेंड कर रहे हैं।
या ये काउंट कर लें कि वो कितना टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, कितना टाइम वो बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं। बच्चों को दूसरा ऑल्टरनेटिव दे दो, बच्चे छोड़ देंगे उस चीज को। और शायद माँ बाप से बड़ा ऑल्टरनेटिव कोई हो नहीं सकता। अगर वो टाइम देंगे तो नहीं होगा। मैं आपको मेरी बात बताती हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, और हमारे टाइम में डायरीज नहीं हुआ करती थी, होमवर्क लिखवाया नहीं जाता था, टीचर्स वर्बली बोल देते थे एंड होमवर्क होता था। माय मदर वाज अ वर्किंग लेडी, और उसके बाद ये हाल था कि जब मैं स्कूल से घर जाती थी, तो जाने के बाद यूनिफॉर्म चेंज करने के साथ खाना दे दिया जाता था हमको, और साथ-साथ में पूछा जाता था, अच्छा आज फर्स्ट पीरियड में तो राधा मैडम आई होंगी, तो राधा बहन जी ने क्या पढ़ाया? क्या क्लास में करवाया? क्या होमवर्क मिला? सेकंड पीरियड शीला बहन जी का होगा, मैथ्स में क्या पढ़ाया? कौन सी एक्सरसाइज करवाई? कितने सवाल करने को दिए? टेस्ट कब होगा? वो पूरा फर्स्ट पीरियड से लेकर 8th पीरियड तक का पूरा मुझसे पूछती थी। आज हम टीचर्स को सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चा क्लास में फोकस्ड नहीं होता। बार-बार बोलना पड़ता है, बीच में क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ते हैं, बच्चे का ध्यान इधर-उधर है। आपको एक बात बताऊँ, ये पेरेंट्स हमको एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। सबसे आप 15 मिनट दो, बच्चे से पूछो कि आज फर्स्ट से लेकर 9th पीरियड तक, उसमें केवल एकेडमिक्स ही नहीं, आप पूछिए म्यूजिक में क्या सिखाया आपको? आपको आपको कितना टाइम मिला गाने के लिए या बजाने के लिए? आपने कौन-सा आज कौन-सा गेम आपको खिलाया गया? कौन गेम के रूल भी बताए या नहीं बताए? सारी चीज़ें आप पूछो। बट देख, 14-15 साल तक हमें, मतलब बच्चे की आदतें डालनी पड़ती। उस समय तक उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उस समय तक उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर हमने उसके साथ समय नहीं बिताया, तो वो पढ़ाई से तो जाएगा ही जाएगा। साथ में ये मोबाइल अल्टरनेटिव है उसके पास, क्योंकि पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है उसको, बच्चे को। आप हमें मालूम है कि 90% बच्चे डायरी खुद साइन करके लेके आते हैं। लेकिन हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें पता है कि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। कि ईमानदारी से सोच के देखना, कितने पेरेंट्स डायरी साइन करते हैं, या जो साइन करते हैं, उनमें से कितने पेरेंट्स कहते हैं कि होमवर्क दिखा बेटा। क्या रिटन होमवर्क जो मिला है, कॉपीज़ खोल के दिखाओ, आपने किया है या नहीं किया? ये तो हर सवाल हम जगह। अपने पेरेंट्स से पूछना चाहेंगे मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथ जो पेरेंट्स जुड़े हैं उनसे कि आप चैट बॉक्स में हमें बताइए कि आप में से कौन है जो डेली अपने बच्चे की डायरी साइन करते हैं और जिनको पता होता है कि उनके बच्चे की डायरी में क्या होमवर्क आया है। हाँ, उसके बाद खेलिए ना, बच्चों के साथ बैठकर खेलिए। पुराने गेम गायब हो गए हैं बिल्कुल। बच्चों के साथ बैठकर आप लोग खेलिए, आप मोबाइल छोड़ो बहुत पहले। अच्छी बात है। एक सुमित्रा जी का रिप्लाई आया है कि मैं करती हूँ, डायरी साइन करती हूँ अपने बच्चे की। बहुत ही एक अच्छी बात है कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे बच्चे की जो एक्टिविटीज है, उसकी जो लाइफ है उसमें हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन है। बहुत अगर ज़रूरी है। मोबाइल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बच्चा अपने आप छोड़ देगा, आप अपना टाइम बच्चे को देना शुरू कर दीजिए। आप अपने टाइम बच्चे को देना शुरू कर दीजिए। हाँ, और निकाला जा सकता है टाइम। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हम 1 से डेढ़ घंटा अपने बच्चे के लिए निकाल सकते हैं। वो 1 से डेढ़ घंटा आप लोग निकालिए। कोशिश करिए कि बच्चा कोई एक स्पोर्ट्स ज़रूर खेले। कोई एक गेम, आज अब तो राजस्थान गवर्नमेंट ने तो सर्विस जॉब में प्रेफ़रेंस देना शुरू कर दिया है। तो कोशिश करिए कि आपका बच्चा कोई ना कोई एक गेम खेले, और उसको बाहर खेलने भेजिए। उसको मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने दीजिए। उसको उसको अपने दादा-दादी के साथ बैठकर खिलाइए। दादा-दादी नहीं है तो आप बैठिए, आप टाइम स्पेंड करिए। मोबाइल धीरे-धीरे अपने आप छूट जाएगा। काफी सारे पेरेंट्स का रिप्लाई आया है कि हाँ हम चेक करते हैं अपने बच्चे की डायरी। ये तो बहुत, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स इफ दे हाँ, डू दिस प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ आवर चिल्ड्रन। कि कई बार ऐसा होगा कि अगर हम उनकी लाइफ से अपडेटेड ही नहीं रहेंगे
तो बच्चा भी हमसे उतना ही कम मतलब रखना शुरू कर देगा। उसको भी कोई मतलब नहीं होगा आपकी तबीयत खराब है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो उससे बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट रहेगा। नहीं, मेरा कहना यह है कि डेली कम से कम आने के बाद आप आधा घंटा बच्चे से स्कूल के बारे में पूछे। और उससे एक चीज और होगी कि जो मोस्टली हमने क्या देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स पीटीएम में आते हैं और उस समय फिर शिकायतें निकलती हैं बहुत सारी। अगर आप इस तरह से डेली रूटीन में बच्चे के साथ रहेंगे, स्कूल में क्या हो रहा है आपको पता लगता रहेगा। साथ ही साथ अगर कहीं लग रहा है कि कोई गैप आ रहा है, तो आप टीचर से बात कर सकते हैं। आप उस प्रॉब्लम को उसी समय खत्म कर ले। बहुत जरूरी है ये चीज। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बड़ी होने से पहले उसी समय सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे की जिंदगी में चल क्या रहा है, स्कूल में हो क्या रहा है। हाँ, बहुत कई बार ऐसे एग्जाम्पल देखने को भी मिलते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक पेरेंट का एक क्वेश्चन है मैम, मैं पहले वो बता दूं। बिल्कुल हर्षित के नाम से क्वेश्चन है। बिल्कुल आप कभी भी आ सकते हैं, आप स्कूल विजिट करें, आप वहां पे रिसेप्शन पे जाके और मेरा नाम बता दीजिएगा कि मुझे किरण मैम से मिलना है काउंसलिंग के या फिर बच्चे के रिगार्डिंग। तो आप मिल सकते हैं। आपको एक बार आप अपने कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। हमारी जो टीम है वो आपको कॉल करके भी आपको बता देगी कि आप कब आ सकते हो, कब बात कर सकते हो। आप अपने जो कांटेक्ट नंबर है वो उसमें लिख दें चैट बॉक्स में। तो रंजना मैम, हम जो बात कर रहे थे कि आपने एक एग्जाम्पल शेयर किया कि आपकी जो मदर है वो वर्किंग थी। जैसे हाँ आपकी मदर है, आपने शायद मुझे बताया भी था कि वो हाँ प्रोफेसर हाँ रही हैं हाँ। आपकी मदर। तो डेफिनेटली उनके पास भी बहुत सारे टास्क होंगे करने के लिए, बट स्टिल शी मैनेज टू टेक टाइम फॉर यू, राइट? तो यस। ये बहुत अच्छी सीखने वाली बात है कि जब हम अपडेटेड रहेंगे अपने बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उनके लिए टाइम निकालें। और इतना मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो अगर हमारे बच्चे हैं, हम कमा किसके लिए रहे हैं? बच्चों के लिए। काम किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। स्पेशली हमारा जो मोटिव है वो तो यही है कि उनको अच्छी लाइफ मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। और उस चक्कर में हम उस रियल पर्पस को तो भूल गए और हम अपना पूरा टाइम अपने वर्क को और मनी अर्न करने के उसमें लगा देते हैं। और जो हमारा मेन मकसद है कि हमारे बच्चे की लाइफ अच्छी हो, वो ऑलरेडी हैम्पर हो जाती है उस प्रोसेस में ही हैम्पर हो जाती है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसको अकेला फील होने लग जाता है और वो शायद कई बार ऐसा भी होता है, देखा जाता है कि गलत जो एक्टिविटीज है उनमें इंडल्ज भी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, और एक वहां बात मदर्स का होता है कि उनकी अपनी हॉबीज होती हैं जो वो परस्यू नहीं कर पाती। किसी को डांस का शौक है, किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को कुकिंग का शौक है। अपना इंटरेस्ट पूरा करिए, अपने बच्चों को साथ लेकर। अपने बच्चों को साथ लें, उनको सिखाएं, उनके लिए टाइम निकालें। आपका शौक भी पूरा होगा और आपके बच्चे एक नई चीज भी सीखेंगे। एकेडमिक्स के अलावा बहुत तरीके से आप बच्चे के साथ जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे मोबाइल से टाइम कम होता चला जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप अपना मोबाइल टाइम कम करें। आप ये तो इस एक काफी अच्छी टेक्निक है। ये हम जब वेबिनार लेते हैं तो मोबाइल एडिक्शन के ऊपर वेबिनार हुआ है पहले भी, तो भी एक टेक्निक साइकोलॉजिकली हम सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को इंडल्ज करो फिजिकल एक्टिविटीज में या फिर जो भी उसके इंटरेस्ट हॉबीज है उनमें इंडल्ज करो। लेकिन करेंगे कैसे? अगर हम सीधा बच्चे को छोड़ देंगे कि जाओ आप 1 घंटे खेल लो या फिर ये काम कर लो, तो वो नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि क्यों करूं आपको मैं। इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यस, आपको डेफिनेटली। इन्वॉल्व होना आप पड़ेगा। इनडायरेक्टली आप उनको बोलो कि मेरा इंटरेस्ट है, चलो आज डांस करते हैं, चलो आज अपन हाँ बैडमिंटन खेलते हैं, चलो आज अपन सिंगिंग का कुछ ट्राई करते हैं, कुछ लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, आज कोई कविता लिखने की कोशिश करते हैं। अब इससे दो चीजें होंगी, जो हम बोलते हैं ना, एक पंथ दो काज, वो वाली यहाँ पे हो सकता है। एक तो आपका बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा, एक्टिविटीज में इंडल्ज होगा। दूसरी, आपका कनेक्शन बनेगा बच्चे के साथ में। आपको पता होगा आपका बच्चा आपसे बहुत कनेक्टेड फील करेगा। वो ये भी फील करेगा कि मैं अपनी मदर से सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि हम तो हाँ दोस्त के जैसे हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी कि इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने से आपको बच्चे का इंटरेस्ट पता चलेगा।
कि उसको क्या पसंद है, वो कैसा सा इंसान है, उसको क्या चीजें पसंद है, तो वो इन फ्यूचर काम में आती है। हमें पता नहीं होता बहुत बार, जैसे साइकोमेट्रिक असेसमेंट में करती हूँ तो पेरेंट्स आते हैं कि मैम हम कैसे चूज करें बच्चे को, किस फील्ड में भेजना है, हमें तो पता ही नहीं है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। वो क्यों नहीं पता कि हम इन्वॉल्व ही नहीं हुए, हमने बच्चे के साथ में बैठ के कभी एक्टिविटी नहीं करी, ऑब्जर्व ही नहीं किया कि बच्चे को फुटबॉल पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है या बैडमिंटन। ये तो तभी पता लग सकता है ना कि आप तीनों करवा के देखो उसके साथ में, आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा कि उसको क्या ज्यादा प्रेफर कर रहा है वो। तो ये तो बिल्कुल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पेरेंटिंग की जर्नी का, कि हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा बच्चों के साथ में। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि आप एक मदर होने के साथ साथ में एक टीचर भी हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि आपने, आपके पास 47 इयर्स का एक टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो एक अपने आप में एक मिसाल है। और वी आर ग्लैड कि हम एक इतने अनुभवी, इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन से अपने, हमारे पेरेंट्स को कनेक्ट करवा पाए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो जर्नी है मदर वाली, जो आपने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से तय करी है, इसके साथ में क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछले 2 दशक से जब आप टीचिंग कर रहे हैं, तो और स्पेशली जो हमने अभी बात करी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी टीचिंग का रहा है, आपकी मदर प्रोफेसर रही है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछने के लिए आपसे बेहतर तो हमें कौन ही मिल सकता है कि कोई ऐसी मेजर लर्निंग हो जो आप पेरेंट्स के साथ में शेयर करना चाहें एज अ टीचर, कि एज अ टीचर क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चे की लाइफ में, और बच्चे के पेरेंट्स से कैसे कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, यही चीज मैं आपसे मेरे ख्याल में जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनमें टीचिंग प्रोफेशन में भी बहुत लोग होंगे, तो ये चीज काम करेगी आप लोगों के कोई लिए। अगर है टीचिंग प्रोफेशन में तो बता सकता है कि कोई ऐसा बहुत पेरेंट सारे जो होंगे, खुद मेरे ख्याल टीचर में है। बहुत होंगे। तो जब एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, तो हमारे टाइम में टीचर्स की मेंटेलिटी हुआ करती थी, स्पेयर द स्टिक एंड स्पॉइल द चाइल्ड ना। तो पहले यही चीज हुआ करती थी कि स्पेयर द स्टिक एंड स्पॉइल द चाइल्ड। हम हमारे टीचर्स ऐसे ऐसे ही हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, वो चीज मेरी डीलिंग में भी थी, मेरी डीलिंग में भी थी वो चीज। ग्रेजुअली व्हेन माय किड्स केम टू माय कांटेक्ट एज अ टीचर, जब मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि डर से, मार से मैं ज्यादा टाइम अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाई। धीरे 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 मैंने अपने आप को चेंज किया, और मैंने अपने आप को बच्चों के साथ मिक्सअप किया, बच्चों को क्लास में लिबर्टी दी, उनके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया, और अब मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे थे। ना केवल रिजल्ट अच्छे मिल रहे थे, बच्चे कनेक्ट हो पा रहे थे, बच्चे कनेक्ट हो रहे थे मुझसे। अब तो अगर आज मैं कहूं, तो मैं कहूंगी कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको बहुत कुछ आता है, आप स्कॉलर हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लेवल पर जाकर नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं आता अपने सब्जेक्ट को बहुत इजी बनाना, और क्लास में एक हेल्दी, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना, तो यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स। बच्चों में वो समझ ही नहीं डेवलप होगी, बच्चों में वो इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा। ये बात है एक सब्जेक्ट की। अपार्ट फ्रॉम, एक टीचर क्या है? क्या केवल अपने सब्जेक्ट का ज्ञान देने वाला, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाने वाला? टीचर्स को हम सेकंड पेरेंट कहते हैं। तो फिर टीचर का वो कनेक्शन होना भी चाहिए बच्चों से। बच्चों के चेहरे देख के आपको पता लगना चाहिए कि दिल में क्या चल रहा है बच्चे, ये चीज आपको पता लगनी चाहिए कि बच्चा क्यों फोकस नहीं है, क्या परेशानी है। आप हम सेकंड थिंग कि हम जब घर में अपने बच्चे को पढ़ाते, एक मेथड से उसको कोई चीज समझ में नहीं आई, हम हजार दूसरे मेथड ट्राई करते हैं कि बच्चे को समझ आ जाए। चार्टा तो शायद लास्ट ऑप्शन होता होगा मेरे ख्याल में, है ना? उससे पहले हम 10 नए तरीके सोचते हैं कि कैसे बच्चे को चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो वही चीज क्लास में क्यों नहीं? क्लास में क्यों हम बोल देते हैं, अरे इस बच्चे को तो समझ ही नहीं आता,
व्हाई डोंट वी ट्राई अनदर मेथड? तो बच्चा समझे उस चीज को। मेरा मानना ये है कि हमें बच्चों के लेवल तक जाके पढ़ाएं। सेकंड टाइम, स्ट्रिक्ट होना कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड थिंग, बच्चों को समझें और उन्हें लिबर्टी दें नो कहने की। हम लोग क्या करते हैं, ये इतना लेसन प्लानिंग में आज हमने तैयार किया है और जाके वहां उलट देते हैं। बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, उसको नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। मैंने मेरे बच्चों को बोला हुआ है क्लास में कि जिस दिन बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर तारे जमीन वाले अक्षरों के तरह सोने लगे, जिस समय मुझे नो बोल देना, मैम अब रुक जाओ। ये जरूरी, ये काफी जरूरी, इम्पोर्टेंट है ये कि हम ये बच्चों को बहुत समझें। जरूरी है। बच्चों के ये जो साथ एक हम, बॉन्ड हाँ, बनाइए, बच्चों के साथ कनेक्शन बनाइए। अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट उनसे दूसरी चीजें डील करिए, अपनी गलतियों को शेयर करिए उन बच्चों के साथ। बच्चे एंजॉय भी करेंगे और बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। और सबसे बड़ी बात ये मान के चलिए कि जो आज वो कर रहे हैं क्लास में, जितना गलत कर रहे हैं, जितना गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग, हम अपने टाइम में कर चुके हैं। तो वो कुछ नया नहीं कर रहे। हाँ, हम, ये तो काफी बड़ा सच ही है कि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हाँ, हम भी उसी तो बेंच क्यों पे नहीं बैठे हैं। एक्सेप्ट करते? वो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट हैड दैट नेवर हैपेंड। हमने भी होमवर्क नहीं करने पे झूठ बोला है, हमने भी दूसरे राइट। की कॉपी अपना कह के चेक करवाई होगी, हमने भी बहुत सारे बहाने बनाए होंगे। तो बच्चों ने कर दिया तो कौन सा पाप कर दिया? सही आप बात है। आप उस चीज को, ऐसा होता है कि जैसे मैं अपनी क्लास में जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने बहुत जब जरूरी। मैं पढ़ती थी तो मैं क्या करती थी, जब ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन मेरे सामने आई तो मैंने क्या किया। इससे क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि हाँ मैम अपने जैसी है, और हाँ, वो कनेक्टेड फील करते हैं, और करेक्ट। उसके बाद आप उनको जो पढ़ाओगे वो उसमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको, एक फैक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि बढ़ेगा बच्चों वो का। इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा और वो ज्यादा ध्यान देगा क्लास में, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं भी इनके जैसा ही हूँ, तो मुझे इसकी हाँ, बात सुननी चाहिए। अगर हम ऐसे अलग उनके जैसे नहीं दिख के ऐसे दिखेंगे कि स्ट्रिक्ट रहेंगे या हमने तो ऐसा नहीं किया, नहीं करना चाहिए, तो बच्चे को लगेगा कि जब हम आपके जैसे है ही नहीं तो हम आपकी बात ही क्यों सुने। सबकॉन्शियसली ये चलता है, वो खुद भी अवेयर नहीं कि वो इस वजह से डिनाई कर रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली ये चलता है बच्चों के दिमाग में कि वो फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस पर्सन को, और जब एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो वो चाहे कुछ भी पढ़ा रहा हो, कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, वो समझ ही नहीं पाएंगे। सब। नेक्स्ट थिंग के टीचर्स को अपडेट रहना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक के अलावा बहुत कुछ देने को है बच्चे को, तो ही आप बच्चे को अपने से कनेक्ट कर पाएंगे। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। बहुत बार डायरेक्टर सर भी कहते हैं कि ज्ञान तो उनको 10 जगह से मिल जाएगा, और ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल इतना यूट्यूब और दूसरे चैनल्स पर इतना कुछ भरा हुआ है कि हमसे ज्यादा बच्चे सीख कर आते हैं। और जरूरी है कि हम भी अपडेट रहें, हम भी अपडेट रहें। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सेम बात, अगर हम उनको हाँ, कोई नई चीज शेयर नहीं करेंगे तो उनको बोरिंग लगेगा, उनको लगेगा कि इससे ज्यादा तो मुझे ही पता है, मैम तो कुछ नया बता ही नहीं रही और आज के टाइम में ये चलता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो अभी बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ में बच्चे एआई यूज करते हैं, बच्चे बहुत सारे टूल यूज करते हैं। तो मैं अपनी क्लास में क्या करती हूँ, मैं जो भी नया सीख के आती हूँ मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ उनके लिए, कि जैसे मैंने आज चैट जीपीटी से ये करवाया था और मैंने ऐसा ऐसा प्रॉम्प्ट दिया तो मुझे ये मिला, आज मैंने ये नया टूल ट्राई किया, तुम लोग भी ट्राई करके आना। वो शेयर करते हैं कि मैम हमने ये वाला टूल ट्राई किया था। अभी टाइम में बच्चे गेमिंग की तरफ बहुत ज्यादा है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि वो कौन सा गेम खेलते हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं अपनी चीजें शेयर करती हूँ। एनिमे देखते हैं बच्चे, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि वो उनके फेवरेट कौन से हैं, और मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो क्या देखते हैं, ताकि मुझे अपडेट रहे कि वो क्या देख रहे हैं, किस तरीके की चीजों में इंडल्ज हो रहे हैं, ताकि मैं अगर सही गलत भी बोलूं तो मैं सिर्फ बाहर से सुपरफिशियली नहीं बोलूं कि वो चीज तो अच्छी नहीं होती, वो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। मैं उनको डेटा के साथ में, फैक्ट के साथ में बता पाऊंगी कि हाँ मैंने उसको देखा है, मैंने उसको ट्राई करके देखा है, तो वो हेल्दी नहीं है, वो आपके लिए काम की चीज नहीं है। हाँ, बहुत है।
हमारा अपडेट होना, टीचर्स का अपडेट रहना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बच्चा टेस्ट करता है आपको डिफरेंट तरीके से क्लास फॉर श्योर। में। हाँ। बहुत अच्छी आज हमने बातचीत करी, बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी जो जर्नी रही है उससे। एज ए पेरेंट हम क्या कर सकते हैं, आपने कैसे डील किया और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये भी हमें काफी अच्छे से सीखने को मिला, जानने को मिला। और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने हमारे सवालों का जवाब भी दिया। मुझे लगता है कि हमारे साथ जो पेरेंट्स जुड़े रहे हैं उनको काफी समझ में आया होगा कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के साथ में डील कर सकते हैं। एक बार मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगी कि क्या आपको कुछ नई लर्निंग मिली, कुछ नया इनपुट अगर आपको मिला है, और अगर आपका कोई सवाल भी है जो आप रंजना मैम से उनके एक्सपीरियंस से पूछना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि अगर आप उनसे कुछ और जानना चाहते हैं, या फिर आपको कैसा लगा मैम से बात करके, ये आप हमारे चैट बॉक्स में लिख के आप फटाफट से बताइए, ताकि अभी हमारे पास इतना एक्सपीरियंस इंसान है, आपसे इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं, तो वो आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपको जवाब दे पाएंगे। अगर कोई भी सवाल है पेरेंटिंग से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, बच्चे के साथ कैसे डील किया जाए, कोई स्पेसिफिक कंसर्न है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस है वो काफी काम आता है इन सारी चीजों में, बच्चों से डील करने में। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका कि जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसको दादा दादी के साथ या फिर उसकी दादी उसकी केयर करती है, नानी उसकी केयर करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, और वहां वो एक्सपीरियंस बच्चों के साथ बहुत काम आता है। आई थिंक पेरेंट्स का कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो एक पेरेंट का फीडबैक भी आया है कि वेरी हेल्पफुल सेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जांपल्स बहुत हेल्पफुल है। फॉर श्योर मुझे खुद को ही काफी अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से अपनी पर्सनल पेरेंटिंग जर्नी है उसको हमारे सामने रखा, बिल्कुल अनफिल्टर्ड करके उसको सामने रखा, कैसे आपने छोटी छोटी लर्निंग को अपनी जिंदगी में अपनाया। जो आपने मेंशन किया कि नई टेक्नोलॉजी के साथ में आपने अडॉप्ट किया जब भी जरूरत पड़ी, तो वो एक सीखने वाली बात है। हमारे लिए भी एक लर्निंग है कि जब भी कोई नया चैलेंज है हमें सीखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और चेंज होना बहुत जरूरी है, नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है आज की जनरेशन के साथ में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। हाँ। एक मैं मेरी पेरेंट्स का हाँ। कहना है कि रंजना मैम को क्लास में भी बच्चे बहुत लाइक करते हैं, घर आके सब बताते हैं हमें। मेरा बेटा 10th में है, सब बताते हैं कि मैम 47 ईयर्स, मैम के पास 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैम को हार्ट प्रॉब्लम हुई लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से संभालते हैं, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बच्चे आपसे कनेक्टेड हैं, तभी वो जाके पेरेंट्स से शेयर भी करता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीख है आपके एक्सपीरियंस से। बस मेरा पेरेंट्स से यही कहना होगा, बच्चे को सबसे पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए। इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट या लॉयर वो बाद में बन जाएगा, सबसे पहले उसको एक अच्छा ह्यूमन बनाए। कोशिश करें कि उसमें अच्छे संस्कार आए। Ma'am, my students are telling me that how our parents to be with us. डेफिनेटली बच्चे समझदार हैं, बच्चों को समझ में आता है कि उनको क्या चाहिए, और अब तो वो इतने ओपन है कि वो रखते हैं अपनी बात को सामने। तो वो बताते हैं हमें कि हम पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन अगर वो पेरेंट्स के साथ कर पाए तो कितना अच्छी बात होगी। जैसे अगर वो टीचर को आके बता रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स को ये चेंज करने की जरूरत है, मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, उनको ऐसा करना चाहिए, अगर यही बात वो पेरेंट को बता पाए तो हाँ, हमें देखिए वो कितना एनवायरमेंट अच्छा रिश्ता बन सकता है। वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। तो अभी हम काफी कुछ सीखा है आपके एक्सपीरियंस से, आपसे बातचीत करके। और एक जो चीज है वो मैं बोलना चाहूंगी कि अभी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे 10th 12th में होंगे, तो अगला जो हमारा वेबिनार होगा उसमें यही बात करेंगे कि 10th 12th वाले बच्चे हैं वो कैसे ले सकते हैं, और कैसे हम उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं अपने करियर को चूज करने में, फील्ड को चूज करने में। तो मेरी
पेरेंट्स से एक मैं इंफॉर्मेशन ये पास ऑन करने हैं कि आपके रिलेटिव किसी के भी बच्चे 10th 12th में हैं, जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए या फिर 10th के दिए, और वो कंफ्यूज है या फिर श्योर नहीं है डिसीजन लेने में कि मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, या फिर मेरा करियर किस फील्ड में बन सकता है, पेरेंट्स भी अगर श्योर नहीं है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप हमारा अगला जो वेबिनार होने वाला है, जो कि नेक्स्ट संडे को होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी समझने में कि डिसीजन कैसे लिया जाना चाहिए और कैसे हम इफेक्टिवली चूज कर सकते हैं स्ट्रीम को, सब्जेक्ट को, करियर को। और इसके साथ ही हम बताना चाहते हैं कि क्योंकि यूरो एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल है, और इसलिए वेबिनार भी कंडक्ट करवा रहे हैं, और हमेशा से ही हम स्किल्स की बात करते हैं, नए जो ट्रेंड्स है, टेक्नोलॉजी है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है। अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसे बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे का एडमिशन यूरो में करवाए, तो क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही बची है, तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जो वेबिनार अटेंड करते हैं, अगर वो उनके बच्चे अगर आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अवेयर हैं पेरेंट्स की, हाँ क्या करवाना है बच्चे को, तो सीट्स में ऑलमोस्ट फिल होने लग गई है कि हाँ कुछ एक सीट्स, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आपके आसपास कोई यूरो में एडमिशन करवाना चाहता है तो आप उसको ये इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल द पेरेंट्स कि आप जुड़े रहे। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, एंड स्पेशली रंजना, जिन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से, अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दिए, एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स के थ्रू। और वो जो एक्सपीरियंस हम जानना चाह रहे थे, वो एक्सपीरियंस जो हमें चाहिए था आपके एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग, वो बहुत ही अच्छे तरीके से और इफेक्टिवली आपने हमारे पेरेंट्स के साथ में शेयर किया। तो वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर being with us today and sharing your valuable experience. And before leaving the session, I would like to request all the parents to fill the feedback form, which is going to appear just after the after we will finish the meeting. जैसे ही मीटिंग क्लोज होगी, आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उसमें सारे फीडबैक के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको फिल करने, ताकि नेक्स्ट वेबिनार या जो भी हम करते हैं उसमें हम आपकी प्रेफरेंस को ध्यान में रख सकें, क्योंकि पर्पज ही यही है, ये गोल ही यही है कि आपकी हेल्प हो और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो आप जब फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं तो हमें पता लगता है कि कैसे आपको क्या चाहिए। तो इम्पोर्टेंट बात कि हम लोगों ने एक कम्युनिटी बनाई है पेरेंट्स की, तो वहां पे जो भी पेरेंट्स चैलेंजेस फेस करते हैं, वो क्वेश्चंस भी हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं और वो वेबिनार में एड्रेस नहीं हो पाते, टाइम बाउंड है क्योंकि हम लोग भी। तो ऐसे में आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, उसका लिंक चैट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, लास्ट यूरो के जो पेज है उसके नंबर से आपको एक लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक पे जाके क्लिक करें। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारी अपडेट्स मिलती है, रिकॉर्डिंग्स में मिलती है सेशन की, कि किसी पेरेंट को कभी चैलेंज सामने आया और उनको लगे कि हाँ वेबिनार में ये डिस्कस हुआ था, तो वो वापस गो थ्रू कर सकते हैं उस वेबिनार से, पर्पस सॉल्व होगा इससे। और अगले जो वेबिनार होने वाले हैं उसकी भी अपडेट सारी उस ग्रुप पे रहती है, और कोई एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, इंटरेक्शंस होता है, वो भी हम उस ग्रुप पे करते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है वो ग्रुप। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, और एक ये जो हमने जर्नी स्टार्ट करी है कि हम अपनी पेरेंटिंग को और खूबसूरत और अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। I would like to thank everyone for joining us today. We would like to meet you. I'm hoping to see you all there on the next Sunday. And thank you, Ranjana ma'am, for being with us today. It was great talking to you and learning from you. Thank you, Thank you. everyone. Thank you, dear parents. Thank you, ma'am.